जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक एक चेन जिसमें दिखाई दिए कई चेहरे, एक यूनिवर्सिटी और एक आइडियोलॉजी जो किताब से निकलकर टेररिज्म तक पहुंच गई। आज हम बात करेंगे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म के उस बदलते रूप की जिसे कहते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। पिछले महीने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स लगे मिलते हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटी, फंड ट्रांसफर और लैब बेस्ड केमिकल की खरीद बेच पर लगातार नजर बनाए रखती है। 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर पुलिस को एक टिप मिलती है जिसमें एक्सप्लोजिव स्मगलिंग की पॉसिबिलिटी का जिक्र होता है। ये पहली बार था जब एक्सप्लोजिव और दिल्ली फरीदाबाद रूट का क्लू मिलता है। बिना कोई वक्त गवाए जम्मू कश्मीर पुलिस इस इंटेल को एनआईए के साथ शेयर कर देती है। इंटेल मिलते ही जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा पुलिस एक साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू करती हैं। 30 अक्टूबर को पुलिस मुजम्मिल शकील तक पहुंचती है। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला था जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। जब मुजम्मिल के फरीदाबाद वाले फ्लैट पर रेड मारी जाती है, वहां से 360 किलो एक्सप्लोजिव, वॉकी टॉकी, AK-56 राइफल, केमिकल और बैटरीज बरामद होती हैं। सिमिलरली 6 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से आदिल माजिद को गिरफ्तार किया जाता है। इसके पास से AK-47 बरामद होती है। इसके बाद 8 नवंबर को गुजरात की एंटी टेरर स्क्वाड ATS अहमद मोहिउद्दीन साइद को अदलज टोल प्लाजा के पास पकड़ लेती है। इसके पास से पिस्टल्स और कैस्टर ऑयल मिलता है। 10 नवंबर तक टोटल में 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल पकड़ा जा चुका था। अलग अलग स्टेट में हो रहे अरेस्ट और इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, एजेंसीज को इतनी बात तो समझ आ चुकी थी टेररिस्ट कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इससे पहले एजेंसी सब कुछ समझ पाती, 10 नवंबर को फरीदाबाद से एक Hyundai i20 कार दिल्ली आती है। गाड़ी ड्राइव कर रहा था डॉक्टर उमर नबी। ये कार 3:30 बजे सुनहरी मस्जिद पार्किंग में रुकती है और 3 घंटे बाद पार्किंग से निकलकर धीरे से लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास आती है। और जब ये गाड़ी एक रेड लाइट पर रुक जाती है, उसके बाद 6:52 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोगों की मौत और 30 से ज़्यादा घायल होते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की कई गाड़ियों पे आग लग जाती है और दिल्ली के लोगों की माने तो इस ब्लास्ट की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ये कार कई बार बेची और खरीदी गई थी और इसका आखिरी मालिक तारिक, जो कि पुलवामा का रहने वाला था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर शाहीना शाहिद को अरेस्ट किया जाता है। ये वो नाम है जिसे एजेंसीज के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद की वुमेन विंग भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा गया था। 12 नवंबर 2025 ऑफिशियल इस ब्लास्ट को टेरर इंसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर उमर नबी का DNA मैच हो चुका है, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ब्लास्ट के वक्त जो कार चला रहा था वो डॉक्टर उमर नबी ही था। पर इस सब के बीच हमारे देश की मीडिया हमेशा की तरह सूत्रों के हवाले से कहानियां बेचने में लग जाती है। कोई कह रहा है ये 26 जनवरी के लिए अटैक प्लान था और कोई कहता है कि 14 दिसंबर को अटैक होना था। एक कार दिल्ली आती है, 3 घंटे रुकती है और फिर दिल्ली के एक क्राउडेड एरिया में जाके ब्लास्ट हो जाती है। ये पैनिक अटैक कम और टेरर और डर फैलाने का मकसद ज़्यादा दिखाई देता है। खैर, एजम्पशंस ना करते हुए ऑफिशियल्स के जवाब का वेट करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके हाथ में देश की इंटरनल सिक्योरिटी है। उनको ये जांच करनी चाहिए और देश को जवाब मिलना चाहिए कि 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया। पुलवामा ब्लास्ट के टाइम 300 किलो RDX कहाँ से आया, ये सवाल पूछा गया था, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला। इस बार उम्मीद करते हैं कि जांच फेयर हो और अगर पाकिस्तान का एंगल प्रूव हो जाता है तो क्या भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? क्योंकि समय समय पर ऑफिशियल्स कहते आए हैं भारत पर अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फाइनली एक लास्ट मैसेज कि जितना हो सके फेक न्यूज से बचें। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। न्यूज सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से लें, ना कि उन रैंडम बॉट अकाउंट से जो सिर्फ फेक न्यूज़ और नफरत फैलाते हैं। धन्यवाद।